नमस्कार मित्रों, वन वे क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछली कक्षा में हम प्राचीन इतिहास पर चर्चा चल रही थी और उसमें इतिहास जानने के स्रोत से आपके प्राचीन इतिहास की चर्चा प्रारंभ हुई थी। सबसे पहले हमने पुरातत्व के माध्यम से अभिलेखों की चर्चा शुरू की थी, जिसमें आपको दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख के बारे में जानकारी दी गई थी। उसी क्रम में आज हम 3 अभिलेख के बारे में बात करेंगे जिनसे लगातार प्रश्न आते रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख ये हैं। तो आइए हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। तो ये अशोक का अभिलेख है और ये पहले कौशाम्बी में था। इसको बाद में जो है मुगल सम्राट अकबर द्वारा इसको प्रयागराज में स्थापित, इलाहाबाद में स्थापित किया गया, जो वर्तमान समय में प्रयागराज नाम से जाना जा रहा है। तो इसको जो है प्रयागराज में स्थापित किया गया। इसमें अशोक की पत्नी करुआकी और उसके एक पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना, पूछा जाएगा कि किस पत्नी का उल्लेख मिलता है या किस पुत्र का उल्लेख मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में, तो करुआकी का और पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। अब पत्नी जो थी इनकी करुआकी, उनके नाम का उल्लेख होने के कारण इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो अगर प्रश्न आता है कि किस स्तंभ लेख को या किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, तो प्रयाग प्रशस्ति को रानी को अभिलेख कहा जाता है। अब इसमें किन किन बातों का उल्लेख है, थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो है अशोक ने जो बौद्ध संघ था उसमें जो भिक्षु फूट डालते थे उनको चेतावनी दी गई है अशोक द्वारा। ठीक है ना, तो अगर पूछा जाता है आपसे कि बौद्ध संघ में फूट डालने पर अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को किस अभिलेख में चेतावनी दी है, तो प्रयाग प्रशस्ति में जो है बौद्ध भिक्षुओं को चेतावनी दी गई है। ये प्राकृत भाषा में है। ठीक है, जो अशोक द्वारा लिखवाया गया था वो प्राकृत भाषा में था। अब इस पे एक सम्राट और जो है गुप्त शासक समुद्रगुप्त का भी अभिलेख इस पे मिलता है, जो संस्कृत भाषा में है, और ये हरिसेन ने इसको उत्कीर्ण करवाया था और जो उत्कीर्ण करता था वो तिलभट्ट था। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, हरिसेन जो है इसने करवाया था और करने वाला कौन था, तिलभट्ट था। और जो प्रयाग प्रशस्ति की अंतिम पंक्ति है उसमें तिलभट्ट का नाम उसमें उल्लेखित किया गया है। और इसमें 2-3 चीज़ें नहीं दी गई हैं। समुद्रगुप्त की सारी उपलब्धियों की जानकारी इसमें बताई गई है, लेकिन उसके मृत्यु की तिथि और उसके द्वारा अश्वमेध कराए जाने का उल्लेख उसमें नहीं मिलता है। बाकी सारी उपलब्धियां उसके इसमें दी गई हैं। और इसमें जो है इसको कविराज की उपाधि दी, कविराज भी इसमें समुद्रगुप्त को कविराज के रूप में उल्लेख मिलता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त को किस अभिलेख में कविराज कहा गया है या कविराज उपाधि का उल्लेख मिलता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति। हरिसेन ने समुद्रगुप्त का जो लेख लिखवाया था, इस पे हरिसेन ने लिखवाया था और किसने लिखा था, तिलभट्ट ने। ठीक, ये चीज याद रखिए, कंफ्यूजन मत रखिएगा। तिलभट्ट ने लिखा था और लिखवाया कितने था, हरिसेन ने। फिर आगे आते हैं तो इसमें मुगल शासक जो है जहांगीर का भी फारसी में लेख मिलता है और अकबर के एक दरबारी कवि बीरबल का भी इसमें उल्लेख मिलता है। तो इतनी सारी चीज़ें प्रयाग प्रशस्ति के बारे में हैं। तो आपसे एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि प्रयाग प्रशस्ति में किन किन भाषाओं में लेख मिलता है, तो आपका एक तो प्राकृत भाषा में हो जाएगा, एक संस्कृत भाषा में हो जाएगा और एक फारसी भाषा में हो जाएगा। तो कुल 3 भाषाओं में इसमें लेख मिलता है। जहांगीर का फारसी भाषा में है, समुद्रगुप्त का संस्कृत भाषा में है और अशोक का प्राकृत भाषा में। तो इस तरह से प्रयाग प्रशस्ति को आप कायदे से अपने नोट्स बना लीजिए, अपनी कॉपी लेके बैठा करिए। जब भी आप हमारे चैनल पे आएँ अपने नोट्स तैयार करते चलिए। हम इतना बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं बता देते हैं एक ही वीडियो में कि आप ना तो उसको समझ पाएँ और ना नोट्स बना पाएँ। इसीलिए थोड़ा थोड़ा आपको समझाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, जिससे आपके नोट्स तैयार होते रहें। अब दूसरा अभिलेख हम देखते हैं कौन सा है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है 150 ईस्वी में ये क्लासिकल संस्कृत में लिखा गया प्रथम अभिलेख है। आपसे पूछा जाएगा कि क्लासिकल संस्कृत में लिखा गया प्रथम अभिलेख कौन सा है, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका, जूनागढ़ अभिलेख, जो किसका है, रुद्रदामन का है। ठीक है,
अब इस अभिलेख का महत्व इस बात में हो जाता है कि इसमें जो इतिहास प्रसिद्ध सुदर्शन झील थी जो सौराष्ट्र प्रांत में स्थित थे उसके बारे में इसमें बृहद जानकारी मिलती है। तो आइए क्या जानकारी मिलती है उसको देख लेते हैं हम। सुदर्शन झील का निर्माण जो है उज्जयंत और रेवतक दो पर्वत हैं इनके बीच में किया गया है और स्वर्ण गीता पलासिनी नदियों के जल को रोक के सुदर्शन झील को बनाया गया है। तो स्वर्ण गीता और पलासिनी क्या हो जाएंगे, ये नदी हैं और ये दोनों क्या हैं, ये पर्वत हैं। ये याद रखिएगा, उज्जयंत और रेवतक पर्वतों के बीच स्वर्ण गीता और पलासिनी नदियों को रोककर सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया। अब ये निर्माण किसने करवाया था? ये निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल द्वारा, जो सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल था पुष्यगुप्त वैश्य, वहाँ का राज्यपाल था उस समय, उसने जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। फिर अशोक के समय में तुसास्य जो यवन जाति का था वहाँ का राज्यपाल था और उसने जो है यहाँ से क्या निकलवाए, यहाँ से इसने नहर निकलवाई थी, ठीक है, शाखाएं। जो झील थी उसके नहर का निर्माण किसने करवाया? तुसास्य ने करवाया था और वो अशोक का जो है वहाँ का राज्यपाल था। अब इसके बाद देखते हैं रुद्रदामन के समय, जिसका ये अभिलेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के समय जो है जो यहाँ का बांध था झील का वो टूट जाता है। तो वहाँ का जो राज्यपाल था सुविशाख, पल्लव जाति का वो था, उसने वहाँ पर बांध की मरम्मत कराई और जब मरम्मत कराई गई तो वहाँ की जो जनता थे उनसे उसने कोई अतिरिक्त कर नहीं लिया उस बांध के मरम्मत के लिए, ठीक है। तो ये सुविशाख किसका राज्यपाल था? रुद्रदामन का था, ये याद रखिएगा, मिलाने के लिए भी आता है। उसके बाद अस्कुंद गुप्त के समय, गुप्त सम्राट अस्कंद गुप्त के समय बांध जो बना था रुद्रदामन के समय वो पुनः टूट जाता है। तो वहाँ पे जो है जो राज्यपाल था पर्णदत्त। अब तीनों जो ऊपर के शासक हैं इनके तो राज्यपाल ने वहाँ पर करवाया, लेकिन जो वहाँ का राज्यपाल था पर्णदत्त जो है अस्कंद गुप्त के समय, इसने बांध की मरम्मत नहीं कराई। वहाँ सौराष्ट्र प्रांत का जो पुरपति था वो पर्णदत्त का पुत्र था, ठीक है ना। पर्णदत्त का पुत्र कौन था? चक्रपालित था, जो वहाँ का पुरपति था, उसने जो है उस बांध की मरम्मत कराई। तो इसलिए याद रखिएगा कि ये तीन तो राज्यपाल हैं, ये पुरपति है, ठीक। तो इसलिए अगर एग्जाम में आता है कि इनमें से जो बांध का निर्माण, बांध की मरम्मत या सुदर्शन झील से जो जुड़े हैं सौराष्ट्र प्रांत के प्रशासक, उनमें कौन राज्यपाल नहीं था, ठीक। तो चक्रपालित राज्यपाल नहीं था, वहाँ का पुरपति था। और अगर मिलाने के लिए आ जाता है कौन किसका राज्यपाल था, तो इस तरह से आप राज्यपाल को मिला लीजिएगा। इसके बाद जो है तीसरा जो महत्वपूर्ण अभिलेख है हमारा, वो ऐहोल अभिलेख हो जाता है पुलकेशिन द्वितीय का। पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है वो वर्तमान समय में कहाँ पे है? कर्नाटक के बीजापुर में है। पूछा जा सकता है आपसे कि ऐहोल अभिलेख कहाँ पे है, तो कर्नाटक के बीजापुर में ये है। ये संस्कृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है ये, ठीक है। भाषा क्या यूज हुई है उसमें? संस्कृत यूज हुई है। और लिखने के लिए लिपि का प्रयोग, जिस लिपि का प्रयोग किया गया है वो ब्राह्मी लिपि है। इसका जो लेखक है वो जैन विद्वान रविकीर्ति था। रविकीर्ति द्वारा इसको उत्कीर्ण किया गया। और ये कौन था? पुलकेशिन द्वितीय का राजकवि था। पुलकेशिन द्वितीय का राजकवि था रविकीर्ति, जो एक जैन विद्वान था। इसमें जो है हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो युद्ध हुआ था उसका उल्लेख मिलता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किस अभिलेख में हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए युद्ध का उल्लेख मिलता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऐहोल अभिलेख। इसमें एक और उल्लेख मिलता है हर्ष की गजसेना का, इसमें गजसेना का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। खैर ये पूछा नहीं जाएगा कि इसमें गजसेना का उल्लेख मिलता है, लेकिन हर्ष और पुलकेशिन के मध्य हुए युद्ध का उल्लेख किस अभिलेख में है? तो ऐहोल अभिलेख में। और ये अभिलेख ऐसा है जिसमें सर्वप्रथम गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। गुर्जरों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऐहोल अभिलेख में। दो बातें और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि इसमें कालिदास और भारवी का नाम भी इसमें मिलता है इस अभिलेख में, और इसमें महाभारत का जो कथानक है उसका भी इसमें उल्लेख मिलता है। तो ऐहोल लेख के संबंध में
ये जानने रहिएगा कि कर्नाटक के बीजापुर में है, संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। उत्कीर्णकर्ता कौन था? रविकीर्ति था, जो पुलकेशिन द्वितीय का राजकवि था। हर्ष और पुलकेशिन के बीच हुए युद्ध का वर्णन इसमें मिलता है और कालिदास भारवी और महाभारत के कथानक का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि अगर इतिहास जानने के स्रोत के रूप में हम अभिलेखों की मदद लेते हैं तो हमें इतिहास की एक विशद जानकारी और स्पष्ट जानकारी हमको मिलती है प्रमाण के तौर पर, जो बहुत ही ऑथेंटिक रहती है और बहुत ही प्रमाणिक रहती है, क्योंकि वो उन शासकों द्वारा उत्कीर्ण कराया जाता है जो तत्कालीन रूप से उस क्षेत्र विशेष पे शासन कर रहे होते हैं। अब इसके अगले क्रम में हम जो हमारे पुरातत्व के और भी पार्ट बचे हुए हैं, जिसमें आपका सिक्का आ जाएगा, मृदभांड आ जाएगा, भवन आ जाएंगे, इमारतें आ जाएंगी, मूर्तियां आ जाएंगी, इन सब टॉपिकों पे चर्चा हमारे अगले वीडियो में होगी। आप चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पे नए हों तो चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।